और अब आपको हमारी खास पेशकश वीरों को जय हिंद में ले चलते हैं। एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी से। पेशकश वीरों का जय हिंद में आपका स्वागत है। एयर स्ट्राइक जो कि बालाकोट में हुई थी, उसके बाद भारत ने अपनी जगह उस लीग के देशों में बना ली है जो पलट कर वार करना जानता है। सरकार की प्रोएक्टिव नीतियों के कारण भारत ने अपनी ये जगह बनाई है और भारत दुनिया के उन देशों की पंक्ति में खड़ा है जो अपने खिलाफ हुए किसी भी आतंकी हमले का भरपूर जवाब देने में सक्षम है। इसी पर बात करने के लिए और शहीदों को नमन करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि वीरों को जय हिंद हमारा ये कार्यक्रम है, आप किस तरीके से वीरों को याद करना चाहेंगे, आप कहना चाहेंगे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों? देखिए, मेरा देश जो है वो हमारे जो जाबाज जवान हैं उनके शौर्य और पराक्रम को हमेशा नतमस्तक होकर के सलाम करता रहा है। और आपका ये जो कार्यक्रम है वीरों को जय हिंद या वीरों को सलाम, वो निश्चित तौर से हर देश के भारतवासी के जुनून और जज्बे का ये प्रतीक है। और हर भारतवासी जो है वो हमारे जो सरहदों पर जो जवान हैं, जो सरहदों से के बाहर भी जो जवान हैं और जिस जुनून और जज्बे के साथ मुल्क की हिफाजत करते हैं, उसको सलाम करता है। आप मुख्तार अब्बास नकवी जी, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुई, जनवरी फरवरी से चुनाव का माहौल देश में बनना शुरू हो गया था। 14 तारीख को एक कायराना हमला हुआ, 14 फरवरी को, जो कि पुलवामा में हुआ। 40 के आसपास सीआरपीएफ के जवान मारे गए। उसके बाद सरकार ने बालाकोट की एयर स्ट्राइक करके एक बड़ा बदला लिया। पाकिस्तान में बैठे हुए आतंक के आकाओं से भी बदला लिया और आतंकवादियों से भी बदला लिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसको लेकर कई सारे बयान आए। कुछ लोगों ने सबूत मांगे, कुछ लोगों ने कहा कि लाशें गिनकर बताओ। ऐसे लोगों को, सबूत मांगने वाली गैंग को आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज दीपक जी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 से पहले आतंकवादियों का बेखौफ होकर के देश के किसी न किसी हिस्से में आतंकवादी घटनाएं करना, बेगुनाहों की हत्याएं करना, ये एक आम बात थी। मैं एक छोटा सा, क्योंकि बहुत लंबा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण के तौर से देना चाहता हूं कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी। 29 अक्टूबर 2005 को दिवाली के दिन आतंकवादियों ने सरोजनी नगर, यही दिल्ली में और पहाड़गंज में धमाके करे और जिसमें कि लगभग 63 लोग मारे गए और 210 लोग घायल हुए। उसी तरह से 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में आपने देखा, वहां पर किस तरह के धमाके हुए। 210 से ज्यादा लोग मारे गए और 715 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इसी तरह से मालेगांव में 8 सितंबर 2006 को 3 धमाके होते हैं, उसमें लगभग 40 लोग मारे जाते हैं। समझौता एक्सप्रेस में, जो अभी बहुत चर्चा का विषय है, उसमें 66 लोग मारे जाते हैं। औरंगाबाद में जो है वो 25 अगस्त 2007 को धमाका होता है, उसमें 35 लोग मारे जाते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि एक के बाद ये धमाके होना एक सामान्य सी घटना हो गई थी। जयपुर में विस्फोट होता है, उसमें 63 लोग मारे जाते हैं। अहमदाबाद में विस्फोट होता है, उसमें 50 से अधिक लोग मारे जाते हैं। इम्फाल में विस्फोट होता है, 17 लोग मारे जाते हैं। गुवाहाटी में विस्फोट होता है, उसमें जो है 81 लोग मारे जाते हैं। फिर मुंबई में विस्फोट होता है, 180 लोग मारे जाते हैं। पुणे जर्मन बेकरी में विस्फोट होता है, उसमें 45 लोग मारे जाते हैं। बेंगलुरु में विस्फोट होता है, उसमें 15 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि देश का कोई हिस्सा नहीं, मैंने नॉर्थ ईस्ट भी आपको बता दिया, साउथ भी बता दिया आपको, जो है वो जो हमारा उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या और हिस्से, कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर हर महीने कहीं न कहीं आतंकवादी धमाके या आतंकवादी हमले न होते हों और बेगुनाहों की कत्लेआम न होता। मोदी जी ने आने के बाद जो देश के सामने चुनौती थी, सुरक्षा की चुनौती, आतंकवादियों की चुनौती, उस पर मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति के साथ काम किया। मोदी जी के समय में 2 बड़े घटनाक्रम हुए। एक जो है वो पठानकोट का हुआ और एक जो है पुलवामा का हुआ। पठानकोट के बाद हमारे सुरक्षा बलों ने उरी में जो सर्जिकल स्ट्राइक की, वो पूरे दुनिया और पूरा देश जानता है, घुस करके आतंकवादियों के कैंप को तबाह किया, आतंकवादियों को तबाह किया। उसके बाद जो है वो जब पुलवामा में हुआ
उसके बाद जो है वो बालाकोट में आपने देखा कि क्या हुआ, घुस करके जैश ए मोहम्मद के पूरे कैंप को तबाह किया गया और बड़ी संख्या में आतंकवादी भी तबाह हुए। ये एक मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है। आज जो आतंकवादी हैं वो सिमट करके सीमित कश्मीर के कुछ इलाकों में रह गए हैं। वो आज उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दिल्ली में आकर के धमाके करे या मुंबई में आकर के धमाका करे या लखनऊ में करे या अक्षरधाम मंदिर पे करे या संकट मोचक मंदिर पे करे या मक्का मस्जिद में करे, ये कहीं नहीं है। तो एक आज देश में जागरूकता है और देश के लोगों में भी, क्योंकि जब आतंकवादी हमले करते हैं, आतंकवादी बेगुनाहों को मारते हैं, तो केवल ये आतंकवादियों का शैतानी खेल ही नहीं होता, बल्कि मुल्क में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, कई तरह के अमन पर नुकसान होता है, सांप्रदायिक सौहार्द को भी नुकसान होता है। ये सफल नहीं हो पाए। लेकिन जो दूसरा आपने प्रश्न किया कि अनफॉर्चुनेटली सबूत मांगने वाली गैंग, जी सबूत मांगने वाली गैंग, सबूत, अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो मैं जो महसूस कर रहा था कि चोट जो है वो आतंकवादियों को लग रही थी, पाकिस्तान को लग रही थी, चीख यहां पर उनके कुछ हितैषियों की निकल रही थी। और जिस तरह से पाकिस्तान सबूत मांगता रहा, ये सवाल करते रहे, ये सबूत और सवाल के बीच की जो जुगलबंदी थी, वो सबूत और सवाल की जुगलबंदी जो है वो कई तरह के सवाल जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे उनके ऊपर खड़े कर रही थी। लेकिन सैम पित्रोदा ने कहा कि कुछ आतंकी घटनाएं करते हैं, उन्होंने मुंबई के रेफरेंस में कहा, और पूरे पाकिस्तान को गलत ठहराना ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने जो शहीद लोगों के परिवार थे उनका हवाला देते हुए कहा कि ये बताइए कि कितने लोग मारे गए थे। ऐसे बयानों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ये बयान सिर्फ राजनीति करने के लिए दिए गए हैं या इनकी कोई और मंशा है? देखिए, सैम पित्रोदा साहब किसके गुरु हैं? श्री राहुल गांधी जी के गुरु। तो गुरु नंबरी, चेला 10 नंबरी। तो गुरु ने जो है जो सवाल किए और जो गुरु ने जो है जो शिक्षा दी, उसके हिसाब से तो राहुल गांधी जी आगे कर ही रहे थे। उसी चीज को गुरु ने दोहराया और उसी सवाल को जो सवाल की राहुल गांधी जी करते रहे। यह जो पूरा के पूरा ये पाकिस्तान के और आतंकवादियों के समर्थकों का एक जमावड़ा था, वो कर रहा था, अलगाववादी कर रहे थे, वो सवाल उन्होंने भी खड़े किए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीति है या किसी तरह से सरकार की नीयत पर, सेना की नीयत पर सवाल उठाना आप इसे मानते हैं? देखिए, ये जो गाली गैंग है, ये गाली गैंग प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते थे, देश के सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम को गाली देने लगा। प्रधानमंत्री जी को आप राजनीतिक रूप से कुछ भी कहिए, उनका विरोध करिए, उनको आप कुछ भी कहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपका राजनीतिक हक है, अधिकार है। लेकिन आपको किसी ने ये राजनीतिक हक और अधिकार नहीं दिया है कि उन देश के सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम को आप गाली दीजिए, उस पर सवाल खड़े करिए, जो कि देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। आप कुछ कहें। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बयान आया राहुल गांधी का और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सैनिकों के खून की दलाली कर रहे हैं। सेना के उन सैनिकों को, आपको इस बयान को सुनने के बाद क्या लगा? क्या राहुल गांधी देश के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में क्या उनको यह बयान देना शोभा देता है? देखिए, राहुल गांधी जी का ये बयान कोई बहुत नया नहीं है। आपको याद होगा दीपक जी, क्योंकि आप बहुत कवर करते रहे हैं, जब हमारे सुरक्षा बलों ने करगिल में जिस वक्त घुसपैठ हुई थी पाकिस्तानी घुसपैठियों की, आतंकवादियों की, उस वक्त जो है हमारे सुरक्षा बलों ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, और हमारे सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की 98 में लाशों को के ढेर लगा दिए थे करगिल में। और ऐसी स्थिति बन गई थी कि पाकिस्तान ने उन लाशों को लेने से भी मना कर दिया था। बाद में वो ट्रक में भर के ले गए, अलग बात है। लेकिन जिन राहुल गांधी जी की आप बात कर रहे हैं, उनकी माता जी वो क्या कर रही थी उस समय? उनकी माता जी ने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे राष्ट्रभक्त को, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि हमेशा देश के सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए हमेशा जिए हैं, हमेशा उन्होंने काम किया, उनको क्या कहा? कफन चोर। तो जो इनके परिवार की विरासत है, उसी विरासत को राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं।
उस वक्त जो है उनकी माताजी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कफन चोर कहा था, और आज उनका पुत्र जो है वो नरेंद्र मोदी जी, जो कि मजबूती के साथ देश की सुरक्षा और देश के सम्मान के लिए खड़े हुए हैं, घुस घुस करके आतंकवादियों का खात्मा कर रहे हैं, उनके बारे में भी इसी तरह की भाषा हो रही है। तो कोई ये नई बात नहीं है, ये तो इनकी एक विरासत है, उस विरासत को आगे बढ़ा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका आरोप यह है कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, बीजेपी जानबूझकर इसका मुद्दा उठाती है और फिर चुनाव में या अपने फेवर में इसको भुनाने की कोशिश करती है। क्या सैनिकों के शौर्य को चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है या राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है? देखिए, मैंने आपको अभी इतनी घटनाएं गिनाई और एक के बाद एक घटनाएं पिछले 10 सालों की, वो मैंने आपको बताई 2014 से पहले की। सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे जाने के बाद जो अभी आपने राहुल गांधी जी के गुरु ने जो बात कही कि साहब हमारे समय तो बहुत लोग मारे जाते थे, बहुत से आतंकवादी हमले होते थे, हमने तो कुछ नहीं किया, आपने क्यों कर डाला? तो दरअसल दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि उनको लगता है कि मुंबई में सैकड़ों लोग मारे जाए कोई बात नहीं, दिल्ली में मारे जाए कोई बात नहीं, जयपुर में मारे जाए, कहीं मारे जाए, लेकिन हमें कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मोदी जी के समय तो ये संभव नहीं था। और 2 घटनाएं हुई और दोनों घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब भी पाकिस्तान को मिला। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान वो देश था जो जरा सा भी उसको छींक भी आ जाती थी तो पूरा दुनिया के बहुत से देश खड़े हो जाते थे कि साहब ये छींक जो आई है ये तो हिंदुस्तान के कारण आ गई है। किसी भी दुनिया के देश ने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो और चाहे बालाकोट में घुस करके आतंकवादियों का सफाया हमारे सुरक्षा बलों ने किया हो, किसी भी देश ने पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान आइसोलेट हुआ। अब ये पुलवामा जब हुआ तो हम हाथ में हाथ रखे हुए उनके जो उनका संस्कार है वो लेके बैठे रहते। जो पठानकोट हुआ उसके बाद हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते, तो ये तो संभव है नहीं, ये संभव उनके समय में था। तो इस पर अगर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने किया क्यों, तो मुझे लगता है ये सवाल ही उनका जो है खुद उनको सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। नहीं, सवाल वो ये खड़ा कर रहे हैं कि सैनिकों ने जो शौर्य किया है, चाहे वो पुलवामा के बाद हुआ एयर स्ट्राइक हो या फिर उरी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो, आप लोग सैनिकों के शौर्य को चुनावी मुद्दा बनाकर उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर? बिल्कुल नहीं उठाना चाहते। हमारे जो सैनिकों का शौर्य है, हमारे जो सैनिकों का पराक्रम है, उसी सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को हम नतमस्तक होकर के सलाम कर रहे हैं। हम उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, हम उस पर सबूत नहीं मांग रहे हैं। हमारे सैनिकों ने जो वहां पर किया हम उसको जो है सलाम कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, आप हमारे इस चैनल के इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ है, आपकी पूरी टीम है, आपकी टीम जो है वो फील्ड में अच्छे काम करती है, अच्छी रिपोर्टिंग करती है, अच्छी चीज करती है। तो आपकी टीम के लोगों को का जो मेहनत है और जो अच्छी रिपोर्टिंग है उसका उनको निश्चित तौर से उनको उसका सम्मान मिलेगा, लेकिन उसका आपको भी जो है वो सम्मान देश देगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसे मैं आपको 26/11 के बाद की बात बताऊं, सरकार के पास क्या जानकारी है कि 26/11 के बाद आखिरकार मनमोहन सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की थी? देखिए, पहली बात यह कि मोदी जी ने कहा कि हमने अपने सुरक्षा बलों को, सैनिकों को फ्री हैंड दिया है। अगर तुम्हारे किसी भी हिस्से में आतंकवादी घुस करके आतंकवादी हरकतें करते हैं, करने का दुस्साहस करते हैं, तो उनको ढेर करो। और वो एक के बाद एक हुआ है, और इसका नतीजा है ये कि ये जो आतंकवादी और आतंकवादियों के आका, ये अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि मोदी जी के रहते हम जो है वो जितनी अपनी हरकतें एक के बाद एक करते थे, कहीं न कहीं धमाके करके और उसका जश्न मनाते थे, वो हम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जो है वो ये बात कुछ लोगों को, पूरे देश को तो अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ लोगों को बुरी लग रही है। और एक चीज आपको और इंपॉर्टेंट बता दूं मैं कि ये केवल आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी धमाकों तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, देश में किसी भी जगह पर
किसी भी देश के हिस्से में कोई भी बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं होने पाया। कहीं भागलपुर नहीं हुआ, कहीं भिवंडी नहीं हुआ, कहीं मलियाना नहीं हुआ, कहीं मालेगांव नहीं हुआ। ये दंगे ऐसे थे तो 4-4 महीने चलते थे, हजारों के हजार लोग बेगुनाह मारे जाते थे। उनमें भी कहीं न कहीं वही शक्तियां इन्वॉल्व होती थी, वही ताकतें इन्वॉल्व होती थी जो ताकतें की आतंकवाद को किसी रूप में किसी भी तरह से समर्थन करती रहती थी। वो भी आइसोलेट हुई हैं। लेकिन मैं आपकी बात मानता हूं कम्युनल टेंशन पर और आपके मंत्रालय पर हम आएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है मुख्तार अब्बास नकवी जी कि अगर शक है देश में, अगर संशय है, तो फिर सबूत देने में दिक्कत क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत दिए जा सकते थे, एयर स्ट्राइक के भी सबूत दिए जा सकते थे। मैं सरकार की तरफ से जानना चाहता हूं कि अगर देश में कुछ लोग ये मांग करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, आप हमारे सुरक्षा बल और हमारे सुरक्षा बलों के काम पर और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े नहीं हो सकते। सुरक्षा बलों को कब, कहां, किस समय क्या बताना है, कितना बताना है, ये उनको तय करना है। अब हमारे जो कुछ अपोजिशन के साथी, कुछ कांग्रेस पार्टी के साथी चाहते क्या हैं? वो ये चाहते हैं कि आपने कितने बजे आपका जो है वो यहां से जहाज उड़ा, कहां कहां घूमा, फिर कितने वहां पर उन्होंने बम फेंके, कितनी मिसाइलें दागी, कितने लोगों को देख करके दागी, ये सब पूरे के पूरा आप टाइम टेबल हमको बताओ। और ये बताओ कि जो मारे गए वो उनको पाकिस्तान वालों ने कब उठाया और उठाया कि नहीं उठाया, उनको जो है चील कौवे खा गए, क्या हुआ? तो वो सारा के सारा जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सवाल अपने आप में उनको, मैं फिर आपको कहूंगा कि उन लोगों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है जो सवाल कर रहे हैं। अपोजिशन एक योगी जी के बयान पर भी आपत्ति कर रहा है। योगी जी ने शब्द इस्तेमाल किया मोदी जी की सेना। क्या सेना को मोदी जी की सेना कहना आप राजनीतिक तौर पर या फिर सेना के मनोबल के हिसाब से ठीक मानते हैं? क्या किसी प्रधानमंत्री की सेना हो सकती है? देखिए, अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और सामान्य रूप से जो है वो श्रीमती गांधी जी के समय कहा जाता था कि इंदिरा जी की सरकार, इंदिरा जी की सेना। उसी तरह से और भी जो लोग रहे हैं कहा जाता है उनकी सेना नहीं हुई। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में देश की जो पूरी व्यवस्था उसके एक प्रमुख है, तो इस नाते वो कहा गया, तो उसको मुझे लगता है कि उसको बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में चुनाव आयोग से भी कुछ लोग शिकायत करने जा रहे हैं कि मोदी जी की सेना शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ। उनको जो लोग अभी सेना को, हमारे सुरक्षा बलों को गालियां दे रहे थे, जो उनके शौर्य पराक्रम पर जो है वो गर्व करने के बजाय शर्म महसूस कर रहे थे, वही लोग ये सवाल कर रहे हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? मोदी जी की सेना कहने को आप गलत नहीं मानते? योगी जी का ये कहना बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। तो आपको लगता है कि सेना प्रधानमंत्री की भी? हम तो प्यार करते हैं, हम तो उनके शौर्य पराक्रम को नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं, और वो सवाल कर रहे हैं तो सवाल वालों की सेना नहीं हो सकती। जो प्यार करेगा उनके हो सकते हैं, वो उनका हो सकता है। इसीलिए मोदी की सेना कहना उचित है? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। नकवी जी, आगे बढ़ते हुए सरकार पर यह भी आरोप लगा कि उसकी 5 सालों के दौरान कोई भी कंसिस्टेंट पाकिस्तान पॉलिसी नहीं थी। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ के घर गए और उनके समारोह के अंदर शामिल हुए, केक खाया। उसके बाद दूसरी तरफ आपने ISI को जो है जो टेररिस्ट स्ट्राइक हुआ था वहां पर ISI को सबूत इकट्ठे करने के लिए भेज दिया पठानकोट के अंदर। तो क्या ये एक कंसिस्टेंट पाकिस्तान पॉलिसी थी? और दूसरी तरफ आप कहते रहे कि गोली और बोली दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भी वक्त पर, एक भी समय ऐसा आप बता सकते हैं कि जिसमें आतंकवाद या आतंकवादियों के आकाओं से कोई भी नरमी बरती हो या समझौता किया हो? ये बात सही है कि अरब के देश हों, अमेरिका, यूरोप के देश हों, अमेरिकन देश हों, या और भी जो दुनिया के देश हैं, वो देश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत जो इच्छा शक्ति है उसके प्रति वो हमेशा जो है उसकी तारीफ करते रहे। और उसका नतीजा है कि आज ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ इतनी कार्रवाई हुई, उसके बाद कोई देश जो है पाकिस्तान के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ा। इवन चाइना ने भी खुल करके समर्थन नहीं किया। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरी क्या चीज है जो लोग ये कर रहे हैं, आप दीपक जी, एक इंपॉर्टेंट चीज है। आज जो कुछ लोग ऐसे हैं जो
जनादेश की नहीं, जुगाड़ की सरकार चाहते हैं। वो जो है वो कॉन्टेक्ट प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते। जैसे होता है ना, संविदा पे जो है 6-6 महीने रख लिया और 6 महीने के बाद जो है दूसरा प्राइम मिनिस्टर, फिर 6 महीने के बाद तीसरा प्राइम मिनिस्टर। तो कांग्रेस पार्टी देश में जुगाड़ की सरकार के जुगाड़ में लगी हुई है। जनादेश की सरकार न बने, इसके लिए ये चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल हो, नोटबंदी पर बवाल हो, उसके बाद बालाकोट पे जो है सबूत के कहानियां बनाई जा रही हो, ये केवल सारी की सारी एक्सरसाइज वो है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, इन्होंने अभी उत्तर प्रदेश को अपने इस गठबंधन, गुनाहों के गठबंधन की प्रयोगशाला बनाई थी इससे पहले विधानसभा चुनाव में, और 2 हंसों की जोड़ी मिली थी। एक थे राहुल गांधी जी और दूसरे थे अखिलेश यादव। और उस वक्त भी जो है लोगों ने कहा था कि 2 हंसों की जोड़ी बिछड़ गई, गजब है रामा गजब है। उस जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया था उसमें बुरी तरह से ये पराजित हुए। अब उसके बाद वो हटा दिया गया। अब ये प्रयोग में जो है वो मायावती जी और अखिलेश यादव जी सामने आ गए हैं। जिस प्रयोग की केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों गड़बड़ हो, वो कभी भी सफल नहीं होगा, आप ये जान के रखिए। तो इसलिए ये कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, कितने भी दुष्प्रचार कर ले, कितना भी गाली गैंग इकट्ठा होकर के गाली का एक कंपटीशन कर रहा हो, कितने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कोई सफल नहीं होगा। क्योंकि एक चीज बहुत पुरानी कहावत है कि आप देश को किसी को कन्विंस ना कर पाइए तो आप कंफ्यूज करिए। तो ये कन्विंस तो कर नहीं पा रहे हैं, आप देश को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। देश को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 5 साल में विपक्ष का यह आरोप है कि आप खुद कंफ्यूज रहे। आपको कब पाकिस्तान से बात करनी है और कब उससे दूरी बना के रखनी है, ये क्लैरिटी पाकिस्तान नीति पर सरकार के पास नहीं थी। इस आलोचना का जवाब आप कैसे देना चाहेंगे? बिल्कुल स्पष्ट थी। देखिए, मोदी जी के और मोदी जी की सरकार में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो हर चीज बिल्कुल स्पष्ट है, हर चीज बिल्कुल साफ है। और स्पष्ट और साफ नहीं होती तो ये जो हमने आपको बताया कि 2014 से पहले ये लंबी श्रृंखलाएं होती थी, हर महीने जो है वो एक आतंकवादी धमाका होता था और सैकड़ों हमारे हिंदुस्तान के बेगुनाह लोगों की लाशें गिरती थी, वो अभी भी हो रहा होता। और अभी भी हम कह रहे होते कि ठीक है भाई, हम बातचीत करेंगे। वो जो है वो बम और गोलियां चला रहे होते और हम कह रहे होते कि बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। हमने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक कहीं हिम्मत की, दुस्साहस किया, तो हमने घुस करके उनका खात्मा किया। अब करेंगे तो फिर करेंगे, मोदी जी ये बार बार कह चुके हैं। इसलिए जो है वो हमारी नीति राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है। हमने जल में भी, नभ में भी और धरती पर भी हमारे देश की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, और जो जरूरत पहले हो जानी चाहिए थी वो अभी हमने पूरी की है। आपके पास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है। 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तो लोगों ने ये कहने की कोशिश की थी और बाकायदा इसका प्रचार हुआ था, जो 5 साल होता रहा, कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं रहेंगे। 5 साल बाद ये जो आलोचना थी विपक्ष की, या ये जो आरोप लगे थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात आपकी सही है कि मोदी जी जब देश में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो कुछ हमारे सहयोगी भी, विपक्ष तो था ही, ये कहने लगे कि साहब अब तो देश में जो है वो खाली अल्पसंख्यक तो ठीक है, उनका इस्लामिक देशों से तो रिश्ते अब बिल्कुल खत्म समझो। अब तो संभव ही नहीं है कि इस्लामिक देश जो है वो हिंदुस्तान की तरफ देखें भी, नजर भी दौड़ाएंगे। भारत के मुसलमान और भारत के अल्पसंख्यक तो बिल्कुल जो है वो अब असुरक्षित हो गए। ये एक प्रोपेगेंडा हुआ चुनाव के समय। चुनाव जीत गए मोदी जी, उसके बाद भी ये प्रोपेगेंडा पूरा चला। चुनाव जीतने के ठीक 2 महीने के बाद एक अवार्ड वापसी गैंग इकट्ठा होता है और मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल करके अवार्ड दिखाया कि लो भैया, अंग्रेजों ने हमें अवार्ड दिया, मोदी जी को वापस करने जा रहे हैं। क्यों वापस करने जा रहे हैं? क्योंकि देश में बहुत इनटॉलरेंस हो गया है, असहिष्णुता हो गई है, और अब हम इस अवार्ड को रख नहीं सकते। और उसके बाद ये जुलूस निकलने लगे, काफी जो है वो अलग अलग जो है वो पता नहीं कहां से लोग निकल के आए। ये एक दुष्प्रचार हुआ।
उसके बाद जो है वो आपने तमाम जगहों पे देखा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और क्या होगा क्या होगा। एक पूरा माहौल है। ये उस समय हो रहा था जिस समय की 54 अफ्रीकन देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत के साथ मिलकर के व्यापारिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, तमाम क्षेत्रों में समझौते कर रहे थे और देश की तरक्की की बातें हो रही थी। उस दिन एक अफ्रीकी देश के, बड़े अफ्रीकी देश के राष्ट्राध्यक्ष थे, उनसे मैं शाम को जब मिलने गया दीपक जी, तो टेलीविजन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब 54 अफ्रीकन कंट्रीज के पहली बार है कि हिंदुस्तान में राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा है और हम लोग 2-3 दिन से जो है यहां पर जो है डिफरेंट इश्यूज पर, इकोनॉमिक इश्यूज पे और भी तमाम इश्यूज पे डिस्कस कर रहे हैं। भारत को बहुत बड़ा इसका फायदा होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके अखबार और आपके टेलीविजन तो यहां दूसरी चीज दिखा रहे हैं। यहाँ इंटॉलरेंस है, उसी टाइम अवार्डवासी गैंग भी एक्टिव था, उसी टाइम ये भारत तेरे टुकड़े होंगे और फला डिमाका ये भी एक्टिव था। तो ये एक बहुत ही सुनियोजित साजिश के तहत शुरुआती तौर से एक नकारात्मक माहौल बनाया गया। मैं एक चीज, मुझे कभी कभी लगता है जो लोग कहते हैं ना कि इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, मोदी जी से ज्यादा राजनीतिक असहिष्णुता का कोई शिकार नहीं होगा। सबसे बड़ा शिकार है पॉलिटिकल इंटॉलरेंस के, वो पॉलिटिकल इंटॉलरेंस का। मैं दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। 5 साल के अंदर गौरक्षा के नाम पर मोहम्मद अखलाक के साथ जो हुआ, राजस्थान में जो घटनाएं हुई, देश के अन्य भागों में जो घटनाएं हुई, आपको नहीं लगता कि उसने एक दहशत जैसा माहौल देश में, खासकर अल्पसंख्यकों के मन में पैदा किया? देखिए, ये बात मैंने जो कही कि देश में कुछ कश्मीर के हिस्सों को छोड़ दें आप, तो कहीं पर भी टेररिस्ट अपनी एक्टिविटी करने में सफल नहीं हुए। उसी तरह से कुछ जगहों पर इस तरह की जो घटनाएं, जिन घटनाओं का कि आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ इस तरह की क्रिमिनल घटनाएं जरूर हुई। लेकिन होने के बाद क्या हुआ, उसके बाद फौरन विद इन 24 आवर, चाहे वो राजस्थान में हुई हो, चाहे वो हरियाणा में हुई हो, 24 घंटे के अंदर उन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। उसमें तो कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनकी जमानत नहीं हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस क्रिमिनल इंसिडेंट को कम्युनल रूप देने की कोशिश की गई, उसको सांप्रदायिकता का जामा पहना करके उस पर सियासत होने लगी। हम मानते हैं कि इन घटनाओं को न जस्टिफाई किया जा सकता है, ना हम जस्टिफाई करेंगे। इस तरह के जो हीनियस क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, जो भी उसमें शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इसको, इस आइसोलेटेड घटना को आप पूरे देश के माहौल से नहीं जोड़ सकते। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया गया वो ये दिया गया कि चूंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की आइडियोलॉजी के नजदीक है गोरक्षा, इसलिए गोरक्षा के नाम पर लोगों को मारिए, पीटिए या यहां तक कत्ल कर दीजिए। आपका न कहा हुआ आश्रय भी ऐसे लोगों के सर पर था। देखिए, ये जो गुंडे बदमाश होते हैं, इन गुंडे बदमाशों को जो है वो कोई, आप उनकी कोई धार्मिक कोई आस्था है, कोई जो है वो बहुत किसी भी तरह से वो गौ माता के प्रति उनका प्रेम है इसलिए कर रहे हैं। अरे उनका आपस का झगड़ा है। कई घटनाएं तो ऐसी हुई जिसको कि मीडिया ने चढ़ाया, वो आपस का 2 लोगों का झगड़ा था, एक ने दूसरे को मार दिया, कहा कि साहब ये तो गोरक्षक था और जो मरा है वो भला था। तो ये सब भी हुआ, उसमें लोग एक अपने स्कोर भी पूरे कर रहे थे। लेकिन एक चीज आप जो कह रहे हैं ना, दहशत, जो लेटेस्ट एक अभी उदाहरण आपको मैं देता हूं दीपक जी, पूरा बहुत जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग सुन रहे होंगे, एकदम से वो रिकलेक्ट कर लेंगे। क्या होता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता था और वो मैच जो है वो मोहल्लों में और गांवों में टेंशन क्रिएट कर देता था। कई जगहों पर दंगे हो जाया करते थे। क्यों हो जाते थे? कहते साहब उसने जो है वो पाकिस्तान जब छक्का मार रहा था तो वो आतिशबाजी बजा रहा था, पाकिस्तान जो है वो जब जीत रहा था तो वो वहां खुशी मन रही थी। इसको लेकर के आज से 10 साल 12 साल पहले ये माहौल रहता था। अभी बालाकोट हुआ और घुस घुस करके जिस तरह से हुआ, और पूरे आप लोगों ने, मीडिया ने पूरी चीजों को दिखाया। किसी भी इलाके में, खासतौर से जो अल्पसंख्यक इलाका कहते हैं, क्या कहीं आपने कोई तनाव देखा?
वहां आतशबाजियां बज रही थी, जो हमारे सुरक्षा बल उनको ठोक कर आ रहे थे। वहां पर खुशियों की मिठाइयां बांटी जा रही थी, जब हम जो है हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को नेस्त नाबूद किया, सफाया किया। ये है देश के अंदर कॉन्फिडेंस, ये देश के अंदर जो है वो एतमाद है, देश के अंदर जो है वो आप कहते हैं ना कि असुरक्षा, ये सुरक्षा का भाव है। जो दूसरा बड़ा मुद्दा बहस का है इन चुनाव के अंदर, वो हिंदू आतंकवाद को लेकर है। जब यूपीए की सरकार आई तो उसने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, पहला था भगवा आतंकवाद और दूसरा हिंदू आतंकवाद। यहां तक कि सुशील कुमार शिंदे जी ने यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस तरह के आतंकवाद में शामिल हैं और हमारे पास इसके सबूत है, जिस पर देश में बहुत हंगामा हुआ था। आप एक तरह से सरकार आने के बाद सेफ्रन टेरर के जो भी आरोपी हैं, जांच में उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है आप पर। देखिए, सुशील कुमार शिंदे साहब रहे हों या जो है वो चिदम्बरम साहब रहे हों होम मिनिस्टर के तौर पे, उन्होंने जो है वो बदरंग आतंकवाद को रंगीला आतंकवाद बना दिया था और उसको जो है वो भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया। पार्लियामेंट के फ्लोर तक पे ये बात कही और हिंदू आतंकवाद किसी ने कहना शुरू कर दिया। हमने कभी मुस्लिम आतंकवाद, ये आतंकवाद, वो आतंकवाद किसी ने नहीं कहा था, आज तक ये हुआ ही नहीं था। अब जो जिस समझौता एक्सप्रेस की घटना की बात हो रही है, उसी के बाद ये सब भी हुए जो आपको हमने बताए आतंकवादी घटनाएं, अलग अलग जगहों, हैदराबाद हो, मुंबई हो, जयपुर हो, फला जगह, उसमें सैकड़ों लोग पकड़े गए थे। अभी आपने 1-1.5 महीने पहले देखा होगा कि मुंबई में आतंकवादी घटनाओं के बाद सैकड़ों लोग पकड़े गए। उसमें कुछ गुनाहगार हैं और कुछ बेगुनाह भी रहे होंगे। उसमें लगभग 38 जो मुस्लिम नौजवान थे उनको कोर्ट ने छोड़ दिया। अब अगर वहां पे मुस्लिम नौजवान कोर्ट में छोड़ा गया तो उस पर सवाल नहीं करेंगे आप, और अगर यहां असीमानंद छोड़ दिए गए, कोर्ट ने उनको कहा कि ये बेगुनाह है, तो उस पर आप सवाल करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो है वो पॉलिटिकल प्रेजुडिस है और मानसिक दिवालियापन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या सरकार ने हिंदू आतंकवाद से जुड़े हुए नामों को जांच में बचाने की कोशिश की है 5 साल के दौरान? क्योंकि सरकार हमेशा ये संकेत देती रही भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द है ही नहीं, गलत शब्द है, और इसीलिए जांच एजेंसियों ने इस मामले में जो जांच की रफ्तार है या जांच की दिशा है उसको बदल दिया। ये आरोप आप पर है। देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, न इसमें हिंदू आतंकवाद है, न मुस्लिम आतंकवाद है, न सिख आतंकवाद, न ईसाई आतंकवाद है। और जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है, उसको मजहब के साथ जोड़ना, उसको धर्म के साथ जोड़ना बिल्कुल नाजायज है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष ढंग से, जो जांच एजेंसियां हैं उनने निष्पक्ष ढंग से उन्होंने काम किया। जो जुडिशरी है उसने निष्पक्ष ढंग से काम किया, प्रूफ के आधार पर, सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर वो फैसले हुए। और मैं आपको सिर्फ एक असीमानंद जी का आप बता रहे हैं, मैं आपको इसमें कम से कम 20 उदाहरण आपको देने जा रहा हूं जिनमें कि हैदराबाद में पकड़ा गया मुस्लिम नौजवान, उसको कोर्ट ने छोड़ दिया। मुंबई में पकड़ा गया नौजवान कोर्ट में छोड़ा गया, बेंगलुरु में पकड़ा गया नौजवान छोड़ा गया, लखनऊ में पकड़ा गया नौजवान छोड़ा गया। इस पर किसी ने क्यों नहीं सवाल किया? ना हमने कहा कि बिल्कुल गलत है, हमने भी कहा जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, जो गुनाहगार है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो 3 तलाक का है। 3 तलाक को लेकर सरकार एक ऑर्डिनेंस लाई, कानून लाई, फिर ऑर्डिनेंस लाई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आए, ये सुष्मिता देव जो उनकी महिला कांग्रेस की नेत्री हैं, उन्होंने कहा है तो 3 तलाक का बिल वापस ले लिया जाएगा। कांग्रेस के इस बयान को आप क्या देखते हैं? क्या ये मुस्लिम लोगों को लुभाने की कोशिश है? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार 3 तलाक विधेयक का विरोध कर रहा। देखिए, आपको बताएं, हम कांग्रेस पार्टी तो ये भी कह रही है कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो नीति आयोग में ताला लगा देंगे। वो ये भी कह रही है चुनाव आयोग हम बंद कर देंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो सीवीसी का खात्मा कर देंगे। वो तो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, महाभियोग ले आए थे अभी तो इसलिए 3 तलाक एक कुप्रथा और कुरीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसको इस्लाम से, धर्म से मत जोड़िए। अब हुआ क्या था, आप सब लोगों ने देखा कि लोकसभा में 3 तलाक को कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट कर दिया, और लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक आते आते ये जो 10 कदम का या 50 कदम का रास्ता है, उस रास्ते में कुछ कठपुल्लाओं ने इनको पकड़ लिया
और पकड़ के कहा कि ये क्या कर दिया आपने सपोर्ट। तो उन कठमुल्लाओं के दबाव में इनके पैर लड़खड़ा गए और राज्यसभा आते आते उसके विरोध में झंडा लेके खड़े हो गए। लेकिन वो पास होगा, ये चुनाव खत्म होने दीजिए, सरकार हमारी बनेगी और जो पहला सेशन होगा उसमें हम राज्यसभा में इसको पास कराएंगे, लोकसभा में पास कराएंगे। आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश पर, आपके राज्य पर। उत्तर प्रदेश में इस बार महागठबंधन बना है जो कि एसपी, बीएसपी और आरएलडी के बीच है। इस महागठबंधन से आपको नहीं लगता बीजेपी की राह कम से कम उत्तर प्रदेश में मुश्किल हो गई है? देखिए, इस गुनाहों के गठबंधन में इतनी गांठें हैं कि या गांठ खुलते खुलते ये चुनाव भी निपट जाएगा और ये गठबंधन भी निपट जाएगा। आप ये पहले बताइए कि मुलायम सिंह जी मायावती जी का नाम लेना नहीं पसंद करते। मुलायम सिंह जी सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। उसके बाद जो है वो इनको ये तय नहीं है कि साहब जो है वो हम गठबंधन बना लेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो हो नहीं रहा, ये तो लोकसभा का चुनाव है। कौन उनका नेतृत्व करेगा, कौन नेता है, क्या करेगा। तो इसीलिए मैंने एक बात कहा ना कि ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को गुनाहों के गठबंधन की इन्होंने प्रयोगशाला बनाई। एक बार वो फेल हो गए, अब जो है वो लोकसभा में आए हैं। तो जब इस गुनाहों के गठबंधन की न तो केमिस्ट्री मिल रही हो, न जो फिजिक्स मिल रही हो, न ज्योग्राफी मिल रही हो, तो फिर क्या होगा? यही होगा, ये ऐसी टेस्ट करते रहेंगे और उसमें तबाह होते रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं मिल रही, लेकिन अर्थमेटिक उनका मिल रहा है। वोटों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो एक आपको टक्कर देने वाला वोट प्रतिशत उनका बन जाता है। वोट 2 into 2 नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जी दीपक जी और हम मिल गए तो हम वोट आपको दिला देंगे, आप हमको दिला देंगे। वोटर किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। चलिए, मुख्तार अब्बास नकवी जी, आप आए, आप हमसे जुड़े और एक बार फिर हम तमाम शहीदों को नमन करते हैं। और इस कार्यक्रम के अंदर कोई सवाल पूछना चाहता है? एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। माइक। सर हमें आपसे एक सवाल करना था सर। आप पूछिए, जोर से पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। फिर आपने अभी रिसेंटली हमने एयर सर्जिकल स्ट्राइक किया, परंतु कल रात ही अगर आपको पता हो 4 F-16 एयरफोर्स के क्षेत्र में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज। और 27 फरवरी से लेकर अब तक लगातार सिविल एरिया में पाकिस्तान बमबारी कर रहा है। आपका अगला एक्शन क्या है? नहीं, घुसने की कोशिश कर रहे थे या घुस गए थे? घुसने की कोशिश कर रहे, उसको भगा भी दिया गया बैरंग, ये भी तो बताइए ना। नहीं, वो नहीं, घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको भगाया गया ना बैरंग। आपने उनकी पूछ में बैठ दिया और इंटरनेशनल फेडरेशन फंड लगा दिया और पीटा नहीं अभी तक। आप चिंता मत करिए, उनका फंड भी कुचला जाएगा। चलिए, मुख्तार अब्बास नकवी जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस कार्यक्रम वीरों को जय हिंद में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, उनसे भी हमारी खास बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल के लिए एक ब्रेक।